हाय एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सवेल रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि चार मैक्सवेल इक्वेशंस होती है, या तो चारों लिखनी होती है आपको, या फिर इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन आती है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो होता है उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जितने भी हमारे पास में थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनको स्पेशली चार यानी फोर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, और वो चार वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। बस इन चार के हेल्प से अपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम की सारी स्टेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन इन चार में से दो को तो हम मानते हैं इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, और बाकी दो को क्या मानते हैं? इन दो को जिनको आपने इंडिपेंडेंट माना है, इन पर डिपेंडेंट मानते हैं दो को। मतलब चार में रेंडमली पी, वी, टी और एस है। कोई भी दो को, जैसे टी और एस को अगर मैंने इंडिपेंडेंट मान लिया, तो प्रेशर जो होगा वो टी और एस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम जो होगा वो टी और एस पे डिपेंड करेगा। इसका ये मतलब है। ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स में जो फंक्शंस यूज होते हैं, वो जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्पेशली एक तो इंटरनल एनर्जी होती है यू, एक हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होती है एफ, एक गिब्स एनर्जी होती है जी, और एक एंथैल्पी होती है एच। प्रीवियस लेक्चर में इन चारों के बारे में डिटेल से अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इन चारों को अपन इन वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन्हीं चारों फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। और इन्हें थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहते हैं। ये एग्जाम में आपके आ सकता है, तो आप ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख देंगे कि जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं उनकी स्टेट को चार वेरिएबल से डिफाइन किया जा सकता है, जिनमें से दो इंडिपेंडेंट होते हैं और दो डिपेंडेंट होते हैं। इसमें जो फंक्शंस यूज होते हैं यू, एफ, जी, एच होते हैं। इन चारों को हम बाकी चार के ऊपर डिपेंडेंट फंक्शन मान सकते हैं, और इन चारों को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहते हैं। बस यहाँ पर इतना ही काम है आपका। अब अपन डेरिवेशन करेंगे मैक्सवेल रिलेशन की। तो सबसे पहला मैक्सवेल रिलेशन, चार रिलेशन होंगे उसमें से पहला देखिए। मैं आपको पहले चारों का डेरिवेशन बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में चारों का डेरिवेशन पूछा जाता है, और फिर चारों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि चारों को कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि चार इक्वेशंस लिख लीजिए, तो एक शॉर्ट ट्रिक भी अपन याद कर लेंगे जिससे हमें चारों याद रह जाएंगे। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं कि जो डी क्यू होता है वो क्या होता है? डी यू प्लस पी डी वी। करेक्ट। इस पीडीवी को इधर लेके आ जाओ, तो डी यू की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ जाएगा डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पीडीवी। और हम जानते हैं सेकेंड लॉ से हमारा डीएस जो होता है वो कितना होता है? डी क्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ से टी डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी डी एस। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी डी एस। तो हमें क्या मिल गया? इक्वेशन नंबर वन, डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पीडीवी मिल गया। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से ध्यान रखना, अगर डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी है, तो यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है? इंटरनल एनर्जी है। तो ध्यान रखिए यू, और वो किस किस का फंक्शन है? तो राइट हैंड साइड में ये देखिए कि कौन कौन से वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। टी के ऊपर आगे डी नहीं लगा हुआ है, डी नहीं लगा हुआ है मतलब उसमें चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एस के आगे डी लगा हुआ है, यानी कि एंट्रोपी में चेंज हो रहा है। तो एक तो एस हो गया, और एक क्या है आपके पास? डीवी, यानी कि वॉल्यूम है वी। तो यू जो है वो किस किस का फंक्शन हो गया? एस और वी का, यानी एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन हो गया। और वैसे भी हमने चार वेरिएबल कौन से माने थे? पी, वी, टी और एस। तो इंटरनल एनर्जी किस किस का फंक्शन हो गया? एस और वी का फंक्शन हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि जो डी यू है वो हमें मिल रहा है टी डी एस माइनस पी डी वी। अब हमें क्या करना है कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो ये इक्वेशन वन आपको मिला हुआ है, अगर इसमें अपन वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो डीवी की क्या वैल्यू हो जाएगी? जीरो। तो इक्वेशन वन को ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन वन है डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। इसमें अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो यहाँ से अपन t की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी यू अपॉन डी एस आ जाएगी। लेकिन अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि u जो है वो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर किसी एक के रेस्पेक्ट में उसका अवकलन करते हैं तो उसे टोटल अवकलन का साइन नहीं देंगे, उसे पार्शियल का साइन देंगे। तो d की जगह सिर्फ क्या यूज कर लेंगे? डेल यूज कर लेंगे। t की ये वैल्यू आ गई डेल यू बाय डेल एस। लेकिन ये कब मिली है आपको? जब आपने v को नियत रखा है। तो जिस क्वांटिटी को नियत रखते हैं उसे यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे नीचे लिखने का मतलब है वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, तो आपको ये रिलेशन मिल गया। करेक्ट।
इसी तरह से ये तो अपन ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, सेम इक्वेशन 1 के अंदर अगर अपन एंट्रोपी को कांस्टेंट रखते तो हमारा क्या हो जाता, ds जीरो हो जाता। उस कंडीशन में ये TDS वाला टर्म है ये हो जाता जीरो, और du जो है वो किसके इक्वल आ जाता, माइनस का PdV के। तो du जो है यहाँ पे देखिए माइनस का PdV के इक्वल आ जाता। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो वॉल्यूम नीचे जाएगा, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल यू अपॉन डेल वी, कब, जब एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा, और ये वैल्यू आ जाएगी -p। ओके, अब हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक नियम लगाएंगे। देखो मैथमेटिक्स के नियम में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है x और y का, लेकिन x और y एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अगर फंक्शन x और y एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप डेल एफ बाय डेल एक्स करो और बाद में उस क्वांटिटी का y के रेस्पेक्ट में करो, तो ये बिल्कुल उसके इक्वल होता है कि अगर आप पहले y के रेस्पेक्ट में कर दो और फिर x के रेस्पेक्ट में करो, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होती है। अगर x और y एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नियम होता है। आप चाहें तो मैं इसको आपको प्रूफ करके भी बता सकती हूँ, एक बार प्रूफ करके बता देती हूँ, बाकी 3 में नहीं बताऊंगी। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और मान लीजिए एक्स और वाई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो पहले अपन क्या करते हैं, फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, उस वक्त वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट होगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका हो जाएगा 2x, और क्योंकि वाई कांस्टेंट है तो हमारे पास इस एक्स का तो हो जाएगा 1 और बच जाएगा कितना 2y। उसके बाद ये जो भी फंक्शन हमें मिला है इसका वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, कीपिंग एक्स कांस्टेंट, इस बार एक्स कांस्टेंट रखेंगे तो एक्स कांस्टेंट है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0 और इसका कितना हो जाएगा 2। अब उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसी फंक्शन में पहले y के रेस्पेक्ट में करते हैं, पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे कीपिंग x कांस्टेंट, x कांस्टेंट होगा तो इसका तो 0 हो जाएगा, और x कांस्टेंट है तो यहाँ तो x एज इट इज आ जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी x के रेस्पेक्ट में यहाँ 2y आएगा। हमने सही किया है, सॉरी यहाँ पे 2x ही आएगा। ठीक है, अब देखो डेल एफ बाय डेल वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को कांस्टेंट रखना है, तो एक्स को कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ y का कितना हो जाएगा 1, बचेगा कितना 2x, और इधर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2y। और अब अपन x के रेस्पेक्ट में करते हैं, अब अपन x के रेस्पेक्ट में करते हैं जो भी हमें ऊपर मिला है, तो x के रेस्पेक्ट में इसका कितना हो जाएगा 2 और इसका कितना हो जाएगा 0, तो ये 2 और ये 2 क्या आ गए, इक्वल आ गए, यही चीज हमने यहाँ पर करी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज मिल चुकी है इस वजह से क्योंकि हमारा जो u है वो किसका फंक्शन है, s और v का, तो अगर u का पहले s के रेस्पेक्ट में कर दो और फिर v के रेस्पेक्ट में करो, चाहे पहले v के रेस्पेक्ट में कर दो फिर s के रेस्पेक्ट में करो, बराबर होगा। तो देखो डेल u का पहले u का s के रेस्पेक्ट में किया तब v कांस्टेंट था, फिर जो भी रिजल्ट हमें मिला उसका v के रेस्पेक्ट में कर दिया, उस वक्त s को कांस्टेंट रखा। ये किसके इक्वल होगा कि पहले u का s के रेस्पेक्ट में कर दिया तब यहाँ पर हमारे पास v कांस्टेंट होगा, ये उल्टा लिख दिया है, डेल u का यहाँ पर v आएगा, इस बार पहले v के रेस्पेक्ट में करना है, मिस प्रिंट है, तो पहले u का v के रेस्पेक्ट में कर दिया तब s कांस्टेंट है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका s के रेस्पेक्ट में कर देंगे तब v कांस्टेंट करेंगे। तो ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ लगाई है, और किस फंक्शन के लिए, यहाँ जो f x y का था यहाँ u जो है मतलब f को रिप्लेस कर दिया u से, x को रिप्लेस कर दिया s से, और y को रिप्लेस कर दिया v से। अब आप यही कंडीशन लगा के देख लेना, आपको मिल जाएगा। इस वक्त y कांस्टेंट रखा था और इस वक्त जब पूरे का किया तो x कांस्टेंट रखा था। ठीक है, अब ये जो है इक्वेशन 2 में हमें वैल्यू मिली है डेल यू बाय डेल एस की और डेल यू बाय डेल वी की, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो लेट मी इरेज, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। यस, तो देखो डेल यू बाय डेल एस मतलब ये रहा, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी जगह अपन पुट कर सकते हैं यहाँ से t, करेक्ट, और इसकी जगह जब t पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, बाहर कितना है डेल बाय डेल वी है, तो डेल बाय डेल वी, और ये जो ब्रैकेट में है डेल यू बाय डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो t आ गया, और बाहर हमारे पास क्या कांस्टेंट है, s कांस्टेंट है, तो ये s आ गया इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है डेल यू बाय डेल एस है,
डेल यू बाय डेल एस की वैल्यू कितनी है, माइनस का पी है, तो माइनस बाहर लगा देते हैं और हमारे पास बाहर कितना है, डेल बाय डेल एस ये रहा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है स्मॉल पी, और कांस्टेंट सबसे बाहर क्या है, वी। बस ये हमारा मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। यस, ये रिजल्ट हमें मिला है, और ये जो है ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की डेफिनेशन लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव कर रखी है। तो एफ हमारा कितना आया था, u माइनस टी एस आया था। हम दोनों साइड में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो एफ का कितना हो जाएगा, डी एफ, u का कितना हो जाएगा, du, और यहाँ पर t और s है, तो एक बार t का कांस्टेंट करके s का कर दिया, एक बार s को कांस्टेंट करके t का कर दिया। ठीक है, ये हमें मिल गया। उसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से dq इज इक्वल टू कितना होता है, du प्लस पी dv होता है। यहाँ से अगर अपन du की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, dq माइनस पी dv हो जाएगा, और du इज इक्वल टू, dq को सेकेंड लॉ से क्या लिख सकते हैं, TDS माइनस PdV हो जाएगा। तो क्योंकि जो du होता है वो कितना होता है, TDS माइनस PdV, करेक्ट। तो हम ये du की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड में तो है df, राइट हैंड साइड में पहले du है, du की जगह मैं क्या रख रही हूँ, TDS माइनस PdV, ये तो आ जाएगा du की वैल्यू, और ये जो माइनस के दो टर्म है TDS और SDT, तो माइनस का TDS और माइनस का SDT, ये मिल जाएगा। TDS से TDS कैंसिल आउट हो जाएगा, DF की वैल्यू क्या मिल रही है, PdV और SDT मिल रही है, तो DF की वैल्यू यहाँ से मिल रही है माइनस का PdV और माइनस का SDT। अब क्योंकि ये माइनस का PdV और माइनस का SDT है, तो आप ये बताइए कि जो F है वो किस किस का फंक्शन हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन में देखना, लेफ्ट हैंड साइड में F दिखते हैं, और राइट हैंड साइड में किसका फंक्शन है, चेंज किस किस में हो रहा है, एक तो वॉल्यूम पे लग रहा है और एक टेम्परेचर पे लग रहा है, तो V पे लग रहा है और एक T पे लग रहा है। अगर V और T पे लग रहा है तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलो उसका करना भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, हमें V और T का फंक्शन मिल गया। अब सबसे पहले इस वाली एक्सप्रेशन को वापस लिख देते हैं, ठीक है। तो DF हमें मिला है माइनस का PdV और माइनस का SDT। पहले अपन क्या करेंगे, V को कांस्टेंट करते हैं, V को कांस्टेंट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, और हमें DF क्या मिल जाएगा, DF हमें मिल जाएगा माइनस का SDT। यहाँ से माइनस के S की वैल्यू निकालो तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डेल F अपॉन डेल T, और ये हमें कब मिला था, जब हमने V को कांस्टेंट रखा था। तो S की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी ये जो अपन को यहां से मिली है, ठीक है। सिमिलरली इसी इक्वेशन के अंदर अगर t को कांस्टेंट कर देते हैं, तो ध्यान रखना t को कांस्टेंट करने से आपको df क्या मिलेगा, df इज इक्वल टू माइनस का pdv हो जाएगा, माइनस का pdv हो जाएगा। यहां से अपन माइनस p की वैल्यू निकाले तो वॉल्यूम क्या जाएगा, नीचे जाएगा, तो माइनस p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल एफ अपॉन डेल वी, और उस वक्त अपने को क्या कांस्टेंट रखा था, t कांस्टेंट रखा था। अब सेम वही कंडीशन लगाएंगे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन वाली, कि f जो है वो किस किस का फंक्शन है, हमने देखा कि f जो है v और t का फंक्शन है, तो f का v के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर t के रिस्पेक्ट में करो, या पहले t के रिस्पेक्ट में कर दो फिर v के रिस्पेक्ट में करो, बात एक ही है। तो यहाँ पहले f का t के रिस्पेक्ट में कर दिया, तब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, फिर v के रिस्पेक्ट में कर दिया, तब t कांस्टेंट रखा। ये इक्वल होगा जब f का v के रिस्पेक्ट में कर दिया, t कांस्टेंट रखा, और फिर t के रिस्पेक्ट में कर दिया, v कांस्टेंट रखा। अब डेल f बाय डेल t की वैल्यू और डेल f बाय डेल v की वैल्यू, तो डेल f बाय डेल v आ रहा था माइनस का p, और डेल f बाय डेल t लेक्चर बैक करके देखना माइनस का s आ रहा था, तो यहाँ s लिख दिया, माइनस माइनस दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर p आ जाएगा, और ये हमें मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन में हम एंथैल्पी की बात करते हैं। एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है U प्लस PV, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो DH आ जाएगा, इधर U का हो जाएगा DU, और PV का कितना हो जाएगा, PdV प्लस VdP हो जाएगा। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं कि जो TDS होता है वो किसके इक्वल होता है, DU प्लस PdV। तो ये जो DU प्लस PdV है, इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, TDS लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा DH जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, TDS प्लस ये VdP, TDS प्लस VdP हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो DP कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे तो ये S जो है वो नीचे चला जाएगा, और हमें T की वैल्यू मिल जाएगी ये। सिमिलरली जब S को कांस्टेंट रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और DH क्या आ जाएगा, DH इज इक्वल टू VdP आ जाएगा। यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, करेक्ट।
अब H जो है किस किस का फंक्शन आ रहा है, हमारे पास H जो है आप देखेंगे एक तो प्रेशर में चेंज हो रहा है और एक S में चेंज हो रहा है, तो H जो है वो प्रेशर और एंट्रोपी का फंक्शन आ जाएगा। तो वही करना है कि H का पहले S के रेस्पेक्ट में कर दो, तब P कांस्टेंट, फिर P के रेस्पेक्ट में कर दो S कांस्टेंट। सिमिलरली H का P के रेस्पेक्ट में कर दो, तब S कांस्टेंट, फिर S के रेस्पेक्ट में कर दो P कांस्टेंट। अब डेल H बाय डेल S की जो वैल्यू है वो तो आ जाएगी यहाँ से T, और डेल H बाय डेल P की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी V। तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वैल्यूज पुट करने से हमें ये मिल जाएगा, और ये मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद हम G की डेफिनेशन याद करते हैं। तो हमें पता है कि G की डेफिनेशन जो आई थी वो कितनी आई थी, U प्लस PV माइनस TS। ये गिब्स एनर्जी के अंदर हमने पढ़ा रखा था। अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो DG हो जाएगा, U का कितना हो जाएगा DU, PV का कितना हो जाएगा PdV प्लस VdP, और माइनस का TS का कितना हो जाएगा माइनस का TDS माइनस का SDT। लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ से हम जानते हैं TDS जो होता है वो किसके इक्वल होता है DU प्लस PdV। तो ये ध्यान रखना, ये DU प्लस PdV जो है, ये DU प्लस PdV जो है ये मिलके क्या बनेगा प्लस का TDS, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का TDS है, तो प्लस का TDS और माइनस का TDS कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा प्लस का VdP और माइनस का SDT। तो हमें ये मिलेगा DG इज इक्वल टू प्लस का VdP और माइनस का SDT। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए सबसे पहले प्रेशर को यानी इसको कांस्टेंट करते हैं प्रेशर को, तो ये 0 हो जाएगा, उस वक्त S की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये गलत कर रखा है इन्होंने, सॉरी ये वाला मिस्टेक हो गया। अगर प्रेशर 0 हो जाता है तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस S की वैल्यू, माइनस की S की वैल्यू मिलेगी डेल G अपॉन डेल T, और उस वक्त हमने कांस्टेंट क्या रखा प्रेशर में रखा, एक तो ये मिल जाएगा। और अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये हमारा हो जाएगा DG इज इक्वल टू VdP, DG इज इक्वल टू VdP हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी, और वॉल्यूम की वैल्यू हमें ये मिलेगी। तो एक तो ये वाला ध्यान रखना, और एक आप ये वाला ध्यान रखना। ठीक है, अब क्योंकि G किस किस का फंक्शन है, यहाँ देखिए एक तो प्रेशर चेंज हो रहा है और एक टेम्परेचर, तो G किस किस का फंक्शन है, G जो है प्रेशर और टेम्परेचर का हो रहा है। तो वही एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन वाला रूल लगाते हैं कि G का T के रेस्पेक्ट में करते हैं तब P कांस्टेंट, फिर P के रेस्पेक्ट में करते हैं तब T कांस्टेंट, और वो इक्वल होगा जब G का P के रेस्पेक्ट में करते हैं कीपिंग T कांस्टेंट, और फिर T के रेस्पेक्ट में करते हैं कीपिंग P कांस्टेंट। ऊपर से डेल G बाय डेल T की वैल्यू और डेल G बाय डेल P की वैल्यू रखेंगे तो S और V आ जाएगा, बट हमें क्योंकि एक में नेगेटिव साइन मिला है, यस S में हमें नेगेटिव साइन मिला है और दूसरे में हमें नेगेटिव साइन नहीं मिला है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मिस है, तो ये नेगेटिव साइन भी आएगा। ये हमारे पास मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है। अब एक चीज यहाँ पे ये याद रखने की आवश्यकता है आपको कि अपन ने मैक्सवेल के 4 रिलेशन लिखे हैं। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है कि मैक्सवेल का तीसरा रिलेशन लिखिए, तो आप ये मत सोचिएगा कि 4 इक्वेशन में से कोई भी एक सी लिख देंगे। जो हमने फर्स्ट नंबर पे किया है उसी को मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन बोला जाता है, जो हमने सेकंड पे किया है उसी को सेकंड का बोला जाता है। एग्जाम में अगर आपके पास ये आता है कि मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन लिखिए और गलती से आपने थर्ड रिलेशन लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो सेकंड नंबर पे जो है वो सेकंड ही कहा जाएगा, थर्ड नंबर पे जो किया है वो थर्ड ही कहा जाएगा, फोर्थ नंबर पे जो किया है वो फोर्थ ही कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। अब हम इसके एप्लीकेशन पे जाने से पहले, एक ट्रिक याद करते हैं कि मैक्सवेल के चारों रिलेशन हमें याद कैसे रखने हैं। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक आप ये रिलेशन खुद बना सकते हैं एग्जाम में अगर आपके पास आते हैं। आपको करना क्या है, देखो हमें मैक्सवेल की 4 इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले 4 इक्वेशन के लिए आप ऐसे करिए, सॉरी इक्वल और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर भी इक्वल और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर भी इक्वल और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ पर भी इक्वल और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये 4 रिलेशन के लिए हमें सबसे पहले ये करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 4 जगह है, देखो 4 प्लेसेस है, मैं बता देती हूँ कौन से 4 प्लेसेस हम काउंट कर रहे हैं। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस, ये फोर्थ प्लेस। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की वैल्यू लिखेंगे, सिर्फ टेम्परेचर लिखेंगे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। पर वो कहाँ कहाँ जाएगा ये याद रखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर के इक्वेशन के सीक्वेंस के हिसाब से, इसलिए सीक्वेंस आपको अपनी मन मर्जी से नहीं करना है। सबसे पहले आप प्रेशर को, टेम्परेचर को रखेंगे पोजिशन नंबर 1 पे, फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड नंबर पे,
सेकंड नंबर यही था ना, यहाँ पे था। थर्ड इक्वेशन में थर्ड नंबर कौन सा है, ये रहा। और फोर्थ इक्वेशन में फोर्थ नंबर पे ये रहा। बस ये पहले आप याद कर लीजिए। 4 नंबरिंग करिए लोकेशन की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और चारों पे आप डेल्टी लिख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड इक्वेशन में सेकंड पोजीशन पे, थर्ड इक्वेशन में थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ इक्वेशन में फोर्थ पोजीशन पे। अब आप 4 वेरिएबल जो हमने देखा है, उन 4 वेरिएबलों को ध्यान से देखिए, और उन 4 वेरिएबलों को अपन को कैसे लिखना है, टी, ऐसे ऐसे याद रखना आप, टी पी एस वी, इसी सीक्वेंस में आपको चारों याद रखना है, टीपी एस वी। आप क्या जाएंगे, टी से पहले पी तक जाएंगे, पी से एस तक जाएंगे और एस से वी तक आएंगे। और ये आपको क्या करना है, ये आपको घड़ी की दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। तो क्लॉकवाइज दिशा में टी पी एस वी चलना है। तो देखो पहले वाले इक्वेशन में चलते हैं अपन, ठीक है, पहले वाले रिलेशन में चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले वाले रिलेशन में टीपीएसवी कैसे जाओगे, टी से क्लॉकवाइज चलना है, टी पी एस वी। देखो क्लॉकवाइज चले हैं अपन, क्लॉकवाइज घूमे हैं। और सेकंड वाले में समझना एक बार, सेकंड वाले जहां से टी शुरू हो रहा है वहीं से शुरू करना है, और क्लॉकवाइज चलना है तो टी से शुरू करना है। तो देखो इधर गए, अगर आप इधर गए तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आपको टी पी एस वी, करेक्ट, और वी से वापस आप इधर आ गए, क्लॉकवाइज हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर टी है तो क्लॉकवाइज चलने के लिए, घड़ी की दिशा में चलने के लिए करना होगा टी पी एस और वी। ये देखो घड़ी की दिशा बन गई, करेक्ट। अब चौथी इक्वेशन में डेल टी यहाँ पे घड़ी की दिशा में जाना है, तो डेल टी के बाद में पी एस और वी। ये देखो घड़ी की दिशा में आ गए अपन, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज चलना है आपको। सबसे पहले टी लिखना है, इसलिए मैंने रेड कलर से टी की लोकेशन लिखी है 1 2 3 4 पोजीशन पे, और फिर टीपीएसवी 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 टीपीएसवी, चारों आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ये बन गए आपके 4 इक्वेशन। अब बस आपको थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है, और वो बहुत ईजी है। जो थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, देखो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, 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 और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब हमें पता है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, इधर V है और इधर S है। तो देखो क्योंकि इधर यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास, नीचे केवल डिनोमिनेटर में देखना, इधर वॉल्यूम है और इधर एंट्रोपी है। तो कांस्टेंट करते वक्त उल्टा कर दो, इधर S कर दो, इधर V कर दो। सिमिलरली देखो यहाँ पर T है और यहाँ पर V है, तो यहाँ पर कांस्टेंट में V लगा दो, यहाँ पर T लगा दो। इधर आपके पास S है और इधर आपके पास P है, तो यहाँ P लगा दो और यहाँ पर S लगा दो। इधर आपके पास P है और इधर आपके पास T है, तो यहाँ पर T लगा दो, यहाँ पर P लगा दो। बन गई आपके रिलेशन। और बस इतना सा ध्यान रख लेना, मैक्सवेल की पहली और चौथी इक्वेशन में, मैक्सवेल की पहली और चौथी इक्वेशन में आपके पास माइनस साइन आता है, तो पहली इक्वेशन में और चौथी इक्वेशन में माइनस लगा लो। बस ये मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है। अगर आपको याद रखने हैं तो थोड़ी सी ट्रिक, एक दो बार कंफ्यूजन लगेगा, पर फर्स्ट स्टेप आपको याद करना है ये वाला, सेकेंड स्टेप आपको याद करना है ये वाला, थर्ड स्टेप आपको याद करना है ये वाला, और फिर डेल टी को फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड पोजीशन में सेकंड इक्वेशन में, थर्ड पोजीशन पे थर्ड इक्वेशन में, और फोर्थ पोजीशन पे फोर्थ इक्वेशन में। और आप इस तरह से याद कर सकते हो, दिस इज। अब हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ये अपन को थोड़ा सा याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी इंटरनल एनर्जी से, तो ये ध्यान रखना ये U से होगा, और सेकंड इक्वेशन आपकी थी F से, और थर्ड इक्वेशन आपकी थी H से, और चौथी इक्वेशन आपकी थी G से। ये आपको याद रखना पड़ेगा UFGH। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं लगती है तो आप YouTube पे जाइएगा और YouTube पे ये लिखिएगा मैक्सवेल रिलेशन ट्रिक, तो वहां पर भी बहुत सारे यूट्यूबर ने, बहुत सारे टीचर्स ने और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता रखी है। मुझे ये एक ही ट्रिक शुरू से समझाई गई थी, इसलिए मुझे यही याद है, पर ये अगर आपको कंफ्यूज करती है तो आप यूट्यूब पे इसकी ट्रिक देख लेना, आपको ट्रिक भी याद हो जाएगी। तो हमें चारों इक्वेशन याद हो चुके हैं, और वो चारों इक्वेशन आप अपन पढ़ भी चुके हैं। ओके,
आई होप ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब अपन चलते हैं मैक्सवेल रिलेशन के एप्लीकेशंस पे। मैक्सवेल रिलेशन का पहला एप्लीकेशन है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिराइव क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन। तो मैक्सवेल का सेकंड जो है, अब आपको डेरिवेशन सेकंड इक्वेशन से शुरू करना है, तो आप एग्जाम में डिराइव करने तो बैठोगे नहीं, इसलिए वो ट्रिक आपको समझाई गई थी कि डायरेक्टली आप मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन याद कर लीजिएगा। तो मैं सेकंड रिलेशन आपको मेरी ट्रिक से दिखाती हूँ कि क्या ये वही है। तो एस बाई वी टी था, ये देखिए राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है भले ही एस बाई वी टी, और लेफ्ट हैंड साइड में है पी बाई टी वी। तो यही मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, डायरेक्टली रिलेशन यहीं से डिराइव होगा। क्या करना है, दोनों साइड में t से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लो दोनों साइड में t से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम जानते हैं कि t डेल्टा s t ds जो होता है वो किसके इक्वल होता है, dq के इक्वल होता है। तो t डेल्टा s जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल q के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के क्या रख देंगे, डेल q रख देंगे। तो ये आ जाएगा डेल q बाय डेल v, और राइट हैंड साइड जो है एज इट इज रहेगा। अब हम जानते हैं कि जो डेल q बाय डेल v होता है वो बेसिकली होता क्या है, एकांक आयतन में परिवर्तन के लिए या तो अवशोषित या फिर उत्सर्जित, यानी या तो अब्सॉर्ब या फिर इमिटेड एनर्जी होगा, हीट होगा, है ना। और हीट को हम जानते हैं, हीट मैंने पहले भी कहा था कि फेज चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो इस वाले Q को हम क्या लिख सकते हैं, लेटेंट हीट, यानी कि L से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमें डेल Q बाय डेल V बाय T मिला है, बेसिकली ऊपर वाले Q जो है उसको तो हम L से डिफाइन कर देंगे, और नीचे डेल्टा V जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है, उसे हम V2 माइनस V1 कर देंगे। और ऊपर वाली इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड था उसे हमने टच भी नहीं किया है, वो अभी एज इट इज है। यहाँ से अगर अपन डेल P बाय डेल इसकी वैल्यू निकालते हैं V की, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ देखो कि डेल पी के नीचे डेल टी है, तो मिस टाइप है, यहाँ पे मिस टाइप है, डेल पी के नीचे टी है, यहाँ पे टी है, ठीक है, ऊपर टी है। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो टी को किधर भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा, और हमें ये रिलेशन मिल जाएगा जो कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा होता है कि रेशियो ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, गैस के रुद्धोष्म और समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात। ये क्या होता है, सबसे पहले उनकी डेफिनेशन समझते हैं कि जो एडियाबेटिक इलास्टिक कांस्टेंट होता है उसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, एडियाबेटिक इलास्टिक कांस्टेंट और एक आइसोथर्मल। सबसे पहली बात तो है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने देखा था हीट चेंज नहीं होती है, तो dq जीरो होता है, तो जाहिर सी बात है TdS होता है dq के इक्वल। अगर ये जीरो हो रहा है तो ds भी क्या होगा, आपके पास जीरो होगा, और अगर ds जीरो है इसका मतलब s क्या है, कांस्टेंट। तो जब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो s कांस्टेंट होगा, और जब समतापी यानी आइसोथर्मल की बात करेंगे तो t कांस्टेंट होगा। करेक्ट, ये चीज अपन को समझ में आ गई। और इलास्टिक कांस्टेंट के लिए आप याद रखिए कि हमने बल्क मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा था प्रीवियस सेमेस्टर, मतलब मैकेनिक्स वाले पेपर में। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस का डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी, राइट, हमारे पास यही होता था। तो अगर इस v को ऊपर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का v डेल p अपॉन डेल v। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, बल्क मॉड्यूलस का ही लिखना है आपको। तो एक बार माइनस का v डेल p बाय डेल v लिख दिया, और यहाँ पर भी माइनस का v डेल p बाय डेल v लिख दिया। बस एडियाबेटिक करोगे तो s कांस्टेंट रखना है, आइसोथर्मल करोगे तो t कांस्टेंट रखना है। इसे हम ES बोल देते हैं और इसे ET बोल देते हैं। हमें निकालना है इनका रेशियो, यानी कि ES बाय ET यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। तो सबसे पहले ES बाय ET रखते हैं, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस वी से माइनस वी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या मिलेगा, डेल पी बाय डेल वी एट एस, और यहाँ मिलेगा डेल पी बाय डेल वी एट टी। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वेरिएबल चेंज करेंगे। तो देखो डेल पी बाय डेल वी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल पी बाय डेल टी, और साथ में डेल टी बाय डेल वी। उससे क्या होगा कि डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और वापस हमें डेल पी बाय डेल वी यानी लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। तो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो इधर डेल पी बाय डेल टी और इधर डेल टी बाय डेल वी लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा डेल पी बाय डेल टी और ये आ जाएगा डेल टी बाय डेल वी। सिमिलरली नीचे क्या करेंगे, एस से वेरिएबल चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक बार एस का कर दिया
और यहाँ पर एस ऊपर कर दिया और ये हमें मिल गया। वेरिएबल चेंज नीचे भी हमने कर दिया। अब मैक्सवेल के रिलेशन यूज करते हैं। मैक्सवेल के जो इक्वेशंस है उससे हमें पता चलता है। आप देख लीजिएगा यहाँ पर कौन सा इक्वेशन यूज हुआ है, क्योंकि वो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। तो एक मैक्सवेल का रिलेशन ये है, एक मैक्सवेल का रिलेशन ये है, ठीक है। एक मैक्सवेल का रिलेशन हमारे पास ये है और एक मैक्सवेल का रिलेशन ये है। इन चारों के अपन यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। चारों मैक्सवेल रिलेशन की वैल्यूज पुट करने में कौन कौन सी वैल्यूज कहाँ कहाँ पुट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखो माइंड यूज करना पड़ेगा, तो जस्ट अ मिनट, क्योंकि मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ इसलिए। समझना, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट एस। तो आप ये देखिए कि कहां पर प्रेशर और टेम्परेचर का रेशो है कीपिंग एंट्रोपी कांस्टेंट। चारों में देखिए, यहां नहीं है, देखो इसमें नहीं है, इसमें P बाई टी का रेशो है लेकिन वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है इसलिए ये भी नहीं लेंगे। इसमें S बाई वी है, ये भी नहीं लेंगे। POT का चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये देखो ये वाला, इस टर्म को ध्यान से देखिए, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का रेशो है S पे, पर हमें उल्टा चाहिए, हमें उल्टा चाहिए। तो अगर ये वाला जो है इस रिलेशन से T बाई पी जो है वो V बाई एस के इक्वल है, तो अगर उल्टा कर देते हैं इस साइड में भी और इस साइड में भी, तो ये वाली इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी। करेक्ट, ये हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो है इस फर्स्ट वाले की जगह तो हम क्या रखेंगे, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी। करेक्ट। अब सेकंड की बात करते हैं, जहां टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशो होना चाहिए और एंट्रोपी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप अगर खुद कर पा रहे हो जल्दी जल्दी तो आप भी कर लो, मैं तो स्लोली स्लोली एक बार देखूंगी, ढूंढूंगी, ताकि जो बच्चे स्लो हैं उनको पता चल जाए। इवन मुझे भी खुद को भी टाइम लगेगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशो ढूंढना है एंट्रोपी को कांस्टेंट करते हुए। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यस नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि हमें एंट्रोपी कांस्टेंट चाहिए, एंट्रोपी कांस्टेंट चाहिए। तो टेम्परेचर यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यस ये देखिए टेम्परेचर और वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो इस सेकेंड वाले टर्म की जगह हम क्या यूज करेंगे, ये वाला क्या यूज करेंगे, माइनस का डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी। करेक्ट। अब इसी तरह से मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि हमने ये यूज कर लिया। यहाँ देख लीजिएगा, प्रेशर और एंट्रोपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और एंट्रोपी का रेशो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। P बाय एस का करना है प्रेशर और हमारे पास क्या करना है, एंट्रोपी का। ओके, यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन जो है ये मिस टाइप की हुई है, इसलिए ये वाला पार्ट हमें एक बार इंग्लिश में देखना पड़ेगा। मैं वापस डिस्प्ले कर दूंगी, पर ये हिंदी मीडियम की बुक में मैक्सवेल रिलेशन गलत दिए हुए हैं, इसलिए हम वैल्यूज पुट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार। यस, थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे। ओके, यहाँ तक तो अपन पहुंच गए थे, लेकिन मैक्सवेल रिलेशन ये है। तो एक बार हिंदी मीडियम से वो कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं कि इक्वेशन सही क्या है। ये सेकंड वाली इक्वेशन देखिए, इसमें यहाँ पे एस बाई पी टी लिखा हुआ है, जबकि हिंदी में यहाँ एस बाई वी टी लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर वी है और यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी और यहाँ, ये इक्वेशन गलत है। ये इक्वेशन हिंदी मीडियम में गलत दी हुई है, तो इंग्लिश मीडियम से चलेंगे अपन, राइट। तो फर्स्ट वाला हमने वैल्यू पुट किया था सही से, सेकंड वाला हमने गलत पुट कर लिया था। सेकंड वाले में हमारे पास यहाँ पर देखिए टी बाई वी एट कॉन्स्टेंट एस दिया हुआ है, राइट। टी बाई वी हमारे पास कॉन्स्टेंट एस दिया हुआ है, उसकी वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, टी बाई वी एट कॉन्स्टेंट एस। तो यहाँ से वापस रख लेते हैं, P बाय टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। मैं वापस रख रही हूँ ना, यहाँ से जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो वहां पे आ जाएगा, डेल एस अपॉन डेल वी, ये मैक्सवेल के रिलेशन से है, और ये P, और ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये इस वाली इक्वेशन से मिला था हमें, P बाय टी एंड कॉन्स्टेंट एस, यस इस वाले रिलेशन से मिला था, ये इस वाले रिलेशन से लिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे सेकेंड वाली इक्वेशन जो कि क्या है, टी बाई वी एट कॉन्स्टेंट एस, टी बाई वी एट कॉन्स्टेंट एस हमें चाहिए, टी बाई वी एट कॉन्स्टेंट एस। यस, फोर्थ वाली इक्वेशन ये देखो, टी बाई वी एट कॉन्स्टेंट एस, टी बाई वी एट कॉन्स्टेंट एस,
तो ये हमें क्या मिल जाएगा, डेल पी बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी, डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी। ठीक है, ऊपर तो ये मिल जाएगा, नीचे नीचे हमारे पास क्या है, P बाय एस एट कांस्टेंट टी, तो P बाय एस एट कांस्टेंट टी की जगह हमारे पास आ जाएगा डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट P। अब आप ये देख लीजिएगा कि P बाय एस एट कांस्टेंट V कहाँ से आ रहा है हमारे पास, P बाय एस एट कांस्टेंट T, P बाय एस एट कांस्टेंट T, यस, P बाय एस एट कांस्टेंट T, यस, यहाँ से आ रहा है, माइनस का साइन आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऊपर भी आएगा और एक नीचे भी आएगा, अभी बता देती हूँ मैं। और लास्ट हमारे पास है S बाय V एट कांस्टेंट T, ये हमारे पास आ जाएगा डेल P बाय डेल T एट कांस्टेंट V, एट कांस्टेंट V, ये हमारे पास आ जाएगा S बाय V वाली इक्वेशन, ये यहां से लिया है, फोर्थ वाला जो टर्म है वो यहां से लिया है, ठीक है, राइट। और जो माइनस वाले साइन है वो एक हमारे पास ऊपर भी आ रहा है और एक हमारे पास नीचे भी आ रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमें नहीं मिलेगा। आई होप दैट इज क्लियर, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में बिल्कुल सही से दिए हुए हैं सारे इक्वेशन, बिल्कुल गलत नहीं है। और उल्टा करके यूज करने की जरूरत पड़ी थी हमें यहाँ पे, तो मैंने उल्टा करके इसको यूज कर लिया था, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे हो गया था कंफ्यूजन, बट ये इंग्लिश मीडियम वाली बुक से क्लियरली हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे यूज कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे प्रेशर है, तो और यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम वाले टर्म को लाना है हमें नीचे और इस प्रेशर वाले टर्म को ले जाना है हमें ऊपर, तो ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो मैं एज इट इज रख रही हूँ, डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी, और ये नीचे वाला टर्म जब ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, करेक्ट, ये मिल जाएगा। इसी तरह से ऊपर वाला जो टर्म है वो नीचे लाना पड़ेगा हमें, करेक्ट, वो नीचे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम वाले जो टर्म्स हैं उनको भी एक साथ लेके आएंगे, तो टी बाय वॉल्यूम वाला टर्म कहाँ कहाँ पे गया, वॉल्यूम वाला टर्म हमारे पास कहाँ गया, ऊपर वाला है वॉल्यूम डेल पी बाय डेल एस, तो ये नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल पी, राइट, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को टर्म को नीचे लाना है और प्रेशर के टर्म को एज इट इज ऊपर रखना है। तो अब हमें यहाँ पे इतनी चीज तो मिल गई, तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो, ये पहले वैल्यू हमने पुट करी, ओके, ये वैल्यू पुट करी हुई है हमारे पास, और ये हम लेके आ गए प्रेशर वाले टर्म को एक साथ और वॉल्यूम वाले टर्म को एक साथ, और वो हमें मिल भी गया। अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर भी प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर भी प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए V से V कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, डेल एस बाय डेल टी आ जाएगा, तो डेल एस बाय डेल टी हमारे पास यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी V कांस्टेंट है, यहाँ पर भी V कांस्टेंट है, तो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल आउट, यहाँ पे डेल एस बाय डेल टी आ जाएगा, तो डेल एस बाय डेल टी आ जाएगा और ये V हो जाएगा, ठीक है, ई एस बाई डी टी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे t से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी t से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर भी t से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जानते हैं t डेल्टा s कितना होता है, डेल q के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल q बाय डेल t एट कांस्टेंट p, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा डेल q बाय डेल t एट कांस्टेंट v, करेक्ट। तो ये मिल जाएगा डेल q बाय डेल t और यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि डेल क्यू बाई डेल टी ये होता है सीपी और ये होता है सीवी, तो ये जो रेशियो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, सीपी बाय सीवी के इक्वल आ रहा है। बाप रे, बड़ा कंफ्यूजन है मैक्सवेल रिलेशन में, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिखा देती हूँ, हालांकि मिस प्रिंट है तो आप एक बार देख लीजिएगा, ये वाला हमें मिल चुका था यहाँ पे, फिर हमने ये रिलेशन किए और फिर हमने सॉल्व करके ये रिलेशन निकाल दिया, और सीपी बाय सीवी जो है वो गामा के इक्वल होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं शुरू से इसके नोट्स दिखा देती हूँ एप्लीकेशन में, जहां से हमने मैक्सवेल के रिलेशन डिराइव किए थे। सो यहां से देख लीजिएगा, मैक्सवेल रिलेशन, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन,
थर्ड इक्वेशन एंथैल्पी की। फोर्थ इक्वेशन गिब्स फ्री एनर्जी की। एप्लीकेशन में हमने क्लासियस क्लेपेरॉन किया था। रेशियो हमने निकाला था अभी, जो इंग्लिश मीडियम वाले में ही सही से दिया हुआ है। और ये जो है वो गामा के इक्वल आ गया। इसके बाद हमारे पास इसका एक और एप्लीकेशन है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो जूल थॉमसन जो एक्सपांशन है, ये एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये लिखना है यहाँ से कि जूल थॉमसन एक्सपांशन में एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये जो जूल थॉमसन एक्सपांशन है ये पूरा बहुत लेंदी टॉपिक है और वो नेक्स्ट यूनिट में आ जाएगा। तो एंथैल्पी क्यों कांस्टेंट रहती है ये हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे। फिलहाल शुरू आप यहीं से करोगे इसका डेरिवेशन कि H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ से H का डिफरेंशिएशन DH हो जाएगा, U का DU प्लस PdV प्लस VdP 0 हो जाएगा। ठीक है, DU प्लस PdV जो होता है वो किसके इक्वल होता है, TDS के लिए। तो DU प्लस PdV मिलके क्या बन जाएगा हमारा, TDS मिल जाएगा। ठीक है, तो TDS प्लस VdP क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास हमें पता है कि P, V, T और S चार तरह के वेरिएबल हैं, जिनमें से हम किन्हीं भी दो को डिपेंडेंट और बाकी दो को इनडिपेंडेंट मान सकते हैं। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर को हम इंडिपेंडेंट माने, यानी प्रेशर और टेम्परेचर तो हमारे इंडिपेंडेंट है, तो बाकी दो क्या हो जाएंगे, इन दोनों पर निर्भर हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो जो एस है वो प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एस का कितना हो जाएगा, डीएस। और मैंने आपको बताया था कि एस का पहले पी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डेल एस बाय और फिर टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो एक बार टी के रेस्पेक्ट में किया पी कांस्टेंट करते हुए तब dt आ गया, और एक बार s का p के रिस्पेक्ट में कर दिया t को कांस्टेंट करते हुए और dp आ गया। ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया है कैसे रखते हैं। ठीक है, ds की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 से यहां से रखेंगे। तो यहां से हमारे पास ds की जो वैल्यू है वो आपको देख लीजिए, माइनस का vdp अपॉन t हो जाएगा। यही ds की वैल्यू है, करेक्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने ds की वैल्यू रख दी माइनस का vdp अपॉन टी, राइट हैंड साइड में हमारे पास एज इट इज टर्म हमने टच भी नहीं किया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, dp वाले टर्म जो है वो यहाँ पे दो है, एक तो ये dp वाला टर्म है और एक ये dp वाला टर्म है, सबको एक साइड में ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको राइट हैंड साइड में भेजो, राइट हैंड साइड में भेज देंगे। ओके, राइट हैंड साइड में भेजने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे आ जाएगा प्लस का v dp अपॉन टी। फिर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है dp, कॉमन dp लेने के बाद क्या बचेगा, डेल s बाय डेल p एट t प्लस यहाँ पे आ जाएगा v बाय t और dp, करेक्ट। और साथ में ये वाला टर्म जो है इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, प्लस में यहाँ आ जाएगा डेल s बाय डेल t एट कॉन्स्टेंट p और dt, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर दो, अगर t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ t आ जाएगा, करेक्ट। इसके अंदर t से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से t कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अब जो इक्वेशन मिली है वो यहाँ पे लिखी हुई है, t डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p dt प्लस ब्रैकेट में हमारे पास ये आ जाएगा dp इक्वल टू 0। मैक्सवेल रिलेशन से हम जानते हैं कि डेल एस बाय डेल पी जो है वो डेल वी बाय डेल टी पी के बराबर होता है। कौन सी इक्वेशन है ये आप देख लेना, कौन सी इक्वेशन अपन ने यहाँ पर यूज करी है। ठीक है, और हम जानते हैं कि Cp की वैल्यू भी हमने देखी थी, Cp हमारा होता है डेल क्यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट P, और डेल क्यू को हम लिख सकते हैं TdS।
तो टी डेल्टा एस बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो सीपी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो इक्वेशन 3 के अंदर यूज करेंगे इस चीज को। ओके, तो इक्वेशन 3 के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि टी डी एस अपॉन डी टी, पी को क्या लिख सकते हैं, सीपी। तो ये पूरा जो टर्म है यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, सीपी। किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, डीटी से। तो फर्स्ट टर्म तो आ गया सीपी डी। ओके, और हमारे पास यहाँ पर सेकेंड टर्म में v पॉजिटिव है तो v को एज इट इज रहने दो। t यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, t को एज इट इज रहने दो। डेल s बाय डेल p, इसकी जगह डेल s बाय डेल p की जगह क्या रखना है, माइनस का डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट p रख दिया, और साथ में dp है और वो dp क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि एच कांस्टेंट होता है। म्यू एच जो होता है वो होता है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच। इसका डेरिवेशन नेक्स्ट यूनिट में कर लेंगे। तो हमें वैल्यू निकालनी है बेसिकली डी टी अपॉन डी पी की। अब यहां से देखिए आप, अगर मैं सी पी डी टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे कर देती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का v माइनस टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी, और साथ में आ जाएगा डीपी। करेक्ट। यहां से हमें निकालना क्या है, dt और dp, यानी dt को रहने दो और dp को लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लेके आ जाते हैं। तो dt अपॉन dp क्या मिलेगा हमें, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो हमें मिलेगा t डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p माइनस v, और ये डिवाइड करना पड़ेगा सीपी से। ठीक है, डिवाइडेड बाय सीपी। तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डेल टी बाय डेल पी, राइट हैंड साइड में जो हमने अभी निकाला है 1 अपॉन सीपी टी डेल्टा वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जूल थॉमसन कोफिशिएंट। एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखना है। अब आपके पास आइडियल गैस के लिए और वांडरवॉल गैस के लिए हमें जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकालना है, जो कि हम अगली यूनिट में भी पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में भी पढ़े तो पढ़ लेंगे, अगली यूनिट में छोड़ देंगे। तो चलो इसमें पढ़ लेते हैं। तो आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं 1 मोल के लिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आरटी होता है। अगर इससे हम यहाँ पर वो करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं प्रेशर के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर देखो हिंदी मीडियम में बड़ी मिसप्रिंट होती है, यहाँ टी आएगा। देखो इस इक्वेशन में यहाँ लिखा हुआ है पीवी इज इक्वल टू आर टी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। करेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये हमारे जूल थॉमसन कोफिशिएंट में आ रहा है। तो टी को तो एज इट इज रहने देते हैं। इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी, यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर को तो कांस्टेंट रख लिया और वी का कर दिया, तो डेल वी अपॉन डेल टी वाइल कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। अब प्रेशर यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें आर मिल रहा है। करेक्ट, हमें यहाँ आर मिल रहा है यहाँ पे, और टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास। टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करना है तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1। करेक्ट। यहां से अपन निकालेंगे डेल वी बाय डेल टी की वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको आर को रहने दो, पी को राइट हैंड साइड में ले जाओ, कितना हो जाएगा, आर बाय पी। और आर बाय पी की वैल्यू क्या होती है, इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से आर और पी इनका रेशियो निकालो। तो आर बाय पी जो है वो किसके इक्वल है, वी बाय टी के इक्वल, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, वी बाय टी के इक्वल आ रही है। अब ये जो वैल्यू है वी बाय टी, ये उठा के आपको कहाँ रखनी है, यहाँ पे रखनी है। तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, टी मल्टीप्लाई बाय, ये जो ब्रैकेट में है इसकी वैल्यू निकाली है v बाय टी, और साथ में क्या है, माइनस का v। तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर v माइनस v बन के क्या मिल जाएगा, 0। तो आइडियल गैस के लिए अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो म्यू एच की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन सीपी, और ब्रैकेट में जो टर्म था वो कितना था, ये वाला था, और इसकी वैल्यू हमें मिली है 0। तो आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। करेक्ट। अब हम वंडरवॉल गैस के लिए निकालते हैं। तो मैं नेक्स्ट यूनिट में ये वाला टॉपिक फिर नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं ये अभी पढ़ा रही हूँ। वंडरवॉल गैस की इक्वेशन सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, जो आपने 11th-12th के अंदर पढ़ी है, दैट इज P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी, जहां ए और बी जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत छोटी होती है वॉल्यूम के कंपेरिजन में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस कंडीशन में सॉल्व करके। अब ये वाला जो डेरिवेशन है ये मैं नेक्स्ट यूनिट से ही कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि उस वाले में नहीं दिया हुआ है डिटेल से, उसमें डायरेक्टली रिजल्ट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये हमें इक्वेशन मिली थी, यहाँ से हम p प्लस ए बाई वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो v बाय वी माइनस वी नीचे चला जाएगा और ये हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, जैसे कि हमने आइडियल गैस के टाइम पे किया था,
टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, टी के सापेक्ष अवकलन निकालना है व्हाइल कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ए तो कांस्टेंट है तो ए तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/v², और हमें क्या करना है, v का अवकलन करना है टी के सापेक्ष। तो 1/v² कितना होगा, -2/v³ डेल v बाय डेल टी। क्यों, क्योंकि करना किसके रेस्पेक्ट में था, टी के रेस्पेक्ट में किया, पहले किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। तो v के रेस्पेक्ट में किया तो बाद में v का t के रेस्पेक्ट में करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2a/v³ डेल v बाय डेल टी एट कांस्टेंट p। राइट हैंड साइड में क्या करना है, अब v का करना है t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, यहाँ v का भी फंक्शन है और यहाँ t का भी फंक्शन है। तो एक फंक्शन को तो आप ये मान लीजिए r तो कांस्टेंट है, तो एक तो फंक्शन आपका हो जाएगा 1/v - b, और एक फंक्शन आपका हो जाएगा t। तो पहले t को कांस्टेंट कर देते हैं और 1/v - b का कर लेते हैं, फिर t का कर लेते हैं और 1/v - b को कांस्टेंट रख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले r तो एज इट इज है, 1/v - b को एज इट इज रखते हैं और t का कर देते हैं। तो t का t के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, तो अपने पास 1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि r को कांस्टेंट और t को कांस्टेंट, तो r और t तो कांस्टेंट हो गए। 1/v - b का करना है, तो 1/x का कितना होता है, -1/x²। तो ये रहा यहाँ पे माइनस, और ये 1/x², x की जगह क्या है, v - b, पर इस बार किया किसका है, वॉल्यूम के फंक्शन का किया है, तो v का t के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डेल v बाय डेल टी है, यहाँ पर डेल v बाय डेल टी है, तो दोनों को एक साइड में ले लेना है। तो ये वाला जो है, ये वाला अपन लेके जाएंगे इस साइड में, और डेल v बाय डेल टी को कॉमन लेंगे। तो आप देख लेना रिमेनिंग टर्म आपके पास ये बचेगा, और ये राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसको अपन ने एज इट इज रख दिया। ओके, वो हमारे पास एज इट इज आ गया। अब हम ये पूरा टर्म कॉमन लेंगे, पूरा टर्म कॉमन लेंगे तो पूरा टर्म ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और जो भी टर्म हम कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब ये माइनस का 2a/v³ है इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2a/v³ तो एज इट इज है, rt से डिवाइड करेंगे तो rt आ जाएगा, और v - b² ऊपर चला जाएगा। ये वाला कोफिशिएंट एज इट इज है, राइट हैंड साइड अभी भी हमारे पास एज इट इज है। अब देखो जो कोफिशिएंट होता है b, वो वॉल्यूम की तुलना में बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में v - b का स्क्वायर जो है, इसको नियरली इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, v का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इसमें नहीं दिया हुआ है, तो v - b² को नियरली इक्वल टू v² ले सकते हैं, क्योंकि b को क्या मान सकते हैं, 0। तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, v² आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट मैं वापस लिख रही हूँ क्योंकि अब मुझे नोट से समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। तो आपने RT/v - b को कॉमन ले लिया था, हमारे पास आया था 1 - 2a v - b का स्क्वायर अपॉन v³ RT, और राइट हैंड साइड में आया था हमारे पास r/v - b। हमने इस टर्म को क्या माना है, v²। तो यहाँ से v² से v की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा और केवल v बचेगा। तो RT/v - b का स्क्वायर 1 - 2a/v/RT, और हमारे पास बचेगा r/v - b। करेक्ट, r/v - b से r कैंसिल आउट हो जाएगा, v - b की एक पावर खत्म हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा t और यहाँ बचेगा v - b, और यहाँ बचेगा 1 - 2a/v/RT, और यहाँ हमारे पास मिलेगा 1। यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, 1। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसके बाद में देखो किस किस की वैल्यू हमें रखनी है। ओके, हमारे पास यहाँ पे डेल v बाय डेल टी एट कांस्टेंट p भी साथ में है, तो ये डेल v बाय डेल टी एट कांस्टेंट v भी साथ में रखो। तो हम सॉरी डेल v बाय डेल टी कांस्टेंट p है ये। अब मैं देखो t को एज इट इज रख रही हूँ और इसको एज इट इज रख रही हूँ, तो t एज इट इज है और डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये v - b जो है ये तो ऊपर चला जाएगा, तो v - b तो ऊपर आ जाएगा, और ये ब्रैकेट वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो इसको नीचे ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, 1 - 2a/v/RT, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए हमें यहाँ तक मिल गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये मिला है, इसको छोड़ दीजिए, राइट हैंड साइड में जो मैं बता रही हूँ वही चलिए, क्योंकि लास्ट में ये लोग इसको अभी तक कर नहीं रहे हैं, बाद में इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, नीचे डायरेक्टली हम जाते हैं, यस हम डायरेक्टली यहाँ पे आ गए, देखो हम डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। कैसे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास t डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p जो है वो v - b, और ये नीचे वाला पार्ट पूरा ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी,
वी आर टी की पावर -1, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे a जो है और v है, नीचे लिखा हुआ है a बाई वी, जो कांस्टेंट होते हैं a और b वो वॉल्यूम की तुलना में बहुत कम होते हैं। तो अगर a जो है वो वॉल्यूम से बहुत छोटा है तो a बाई वी जो है वो 1 की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी 1 की तुलना में बहुत छोटी हो जाएगी और हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन लगा देंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n जो होती है वो 1 प्लस एन एक्स प्लस एंड सो ऑन होती है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी की पावर -1 को, तो 1 तो एज इट इज रखेंगे, प्लस n की जगह हमारे पास कितना है -1 और x की जगह हमारे पास कितना है माइनस का 2a बाय वी आर टी, माइनस का 2a अपॉन वी आर टी, करेक्ट। ये मिल रहा है हमें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मिल रहा है 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है t डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p, राइट हैंड साइड में v माइनस b है और जो ब्रैकेट में हमने सॉल्व किया है वो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहां तक तो अपन चले गए थे और ये कह रहा है कि हमने बाइनोमियल एक्सपांशन यूज किया है, तो यहां तक अपन अब आ गए, करेक्ट। यहां तक अपन आ गए, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये v एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, b इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 टर्म हमको मिलेगी। तो 1 2 3 और 4। अब क्योंकि a भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, b भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो जहां इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो और भी छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर आता है 0.06, जो इन दोनों से बहुत छोटा होता है। तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ये बाकी टर्म के कंपैरिजन में इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि बाकी टर्म में या तो अकेला b है या अकेला a है, लेकिन a b का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो हमारे पास बचे 3 टर्म, तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट के फॉर्मूले में, जो कि ये वाला फॉर्मूला है, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कहां पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी और साथ में माइनस का v जो है ये रहा, तो माइनस के v से प्लस का v कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिल रहा है 2a अपॉन आर टी माइनस का b, ये वैल्यू मिल रही है हमें। तो ये वैल्यू यहाँ पे दिखा देते हैं, तो ये वैल्यू आ रही है 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। अब इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं, वो जो निष्कर्ष है वो हम अगली यूनिट में पढ़ लेंगे, मतलब क्योंकि अभी तो हमें केवल म्यू एच की वैल्यू निकालनी थी वांडरवॉल गैस के लिए यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन, जो कि हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मैं दिखा देती हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो दिखाई दिया यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देखो जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और यहां तक अपन आ गए थे। ओके, आइडियल गैस का तो यहीं पे खत्म हो जाता है, रिमेंबर। ठीक है, वॉन्डरवॉल के लिए हमने शुरू यहां से किया है, लेकिन जो डेरिवेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट, कि इसके बाद कहां से स्टार्ट करना है। इसके बाद आपको यहां से शुरू करना है, ये हमने पढ़ा था अभी, ये भी हमने अभी पढ़ा था, और बाकी ये वाले डेरिवेशन में यहां तक तो पढ़ा था, इसके बाद मैंने इसको वी स्क्वायर करके और फिर शॉर्ट कर लिया था, तो मैंने यहाँ वाला नहीं किया, ये वाला पार्ट भी नहीं किया, डायरेक्टली अपन कहाँ पहुंचे थे, डायरेक्टली अपन यहाँ पर पहुंच गए थे। ठीक है, वो वाला मेरा वाला एक्सप्रेशन आप देख लेना, हिंदी वालों को पढ़ाया था। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे और ये वाली वैल्यू निकाल के और जूल थॉमसन कोफिशिएंट के एक्सप्रेशन में हमने पुट कर दिया था, और बस यहीं तक। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, वो निष्कर्ष हम जब जूल थॉमसन एक्सपांशन पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। ओके, तो वापस हम चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ, देखते हैं कि और एप्लीकेशन हमारे पास है क्या, जूल थॉमसन के अलावा नहीं है, बस यही हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट का एप्लीकेशन था। आई गेस जो थर्ड यूनिट फर्स्ट कर रहे थे ना अपन, यस, ये यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है हमारी। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके।